नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। झारखंड कैबिनेट बैठक आज झारखंड में होगी और आपको बता दें कि शाम 4 बजे यहां पर कैबिनेट की बैठक का आयोजन होगा। प्रोजेक्ट भवन में बैठक होगी जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। झारखंड की कैबिनेट बैठक बहुत अहम और तमाम कैबिनेट मंत्री जो है वो पहुंचना शुरू होंगे। अब से कुछ ही देर में झारखंड में कैबिनेट बैठक का आगाज होगा। 4 बजे का समय कैबिनेट बैठक का रखा गया है और कैबिनेट बैठक के लिए तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो पहुंचेंगे झारखंड के प्रोजेक्ट भवन में, जहां पर बैठक का आयोजन किया गया। और आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री बैठक में अध्यक्षता करते नजर आएंगे। झारखंड की कैबिनेट बैठक बहुत ज़्यादा अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि कई प्रस्तावों पर मुहर कहा जा रहा है कि लग सकती है यहाँ पर। और 4 बजे का समय बैठक का दिया गया है। प्रोजेक्ट भवन में बैठक होगी, कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। कई प्रस्तावों को लेकर चर्चा बैठक के दौरान होगी और साथ ही साथ भी जानकारी मिल रही है कि प्रस्तावों पर सहमति के बाद मुहर भी लगेगी। कई प्रस्तावों को लेकर ये बैठक बहुत ज़्यादा अहम है। झारखंड में कैबिनेट बैठक आज होगी, मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। तमाम कैबिनेट मंत्रियों का अब से कुछ ही देर में पहुंचना शुरू हो जाएगा। 4 बजे का समय बैठक का दिया गया है। आपको बता दें कि झारखंड में कैबिनेट की बैठक आज होगी और शाम 4 बजे का समय दिया गया है बैठक के लिए। मुख्यमंत्री बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। राकेश, आज की बैठक कितनी अहम, क्या कुछ प्रस्ताव हो सकते हैं जिन पर मंजूरी आज मिल सकती है? देखिए, कई मुद्दे खास करके चल रहे थे झारखंड को लेकर के और उसमें सबसे बड़ी बात कही जा रही थी कि झारखंड सरकार ने तय किया था कि आने वाले समय में तमाम जो योजनाएं हैं उसको कैसे जमीन पे उतारा जाएगा। और उसमें पहले से जो तय योजनाएं हैं उसके साथ साथ जो किसानों को राहत देनी है, साथ साथ सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा होने के बाद से किस तरीके से आगे राशि को लेकर के आगे काम किया जा सकता है। और साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि जो विकास के काम अब मानसून के बाद शुरू होंगे उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो तमाम मुद्दों पे हो सकता है चर्चा होगी और हो सकता है कि कई बड़े फैसले भी हों। जी बिल्कुल, और सभी की निगाहें भी टिकी हुई हैं कैबिनेट की बैठक पर। और राकेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या विकास को लेकर जनता से जुड़े कोई खास मुद्दे जिनसे जनता को सीधा कोई लाभ मिले? देखिए, एक योजना गुरु जी के नाम से, शिबू सोरेन के नाम से चलाई जा रही थी। उस योजना को फिर से शुभारंभ करने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि सरकार जिस तरीके से हाल के दिनों में कई चीजों को लेकर चल रही थी और कोई काम करने के मूड में थी और उसके कहीं न कहीं कुछ योजनाओं को लेकर आएगी जो पहले यहाँ जनता के लिए होंगी। आम जनता को किस तरीके से राहत दिया जा सकता है और किस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सारी योजनाओं को लेकर बातचीत की जा सकेगी और आज की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल राकेश, और 4 बजे का समय दिया गया है बैठक के लिए और अब 2 बजे का समय हो चुका है, 2 घंटे का समय रह गया है। तो तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया होगा। देखिए, सभी मंत्री पहुंचने वाले हैं और अब से थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी, उसमें कहा जा रहा था कि सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे इस बैठक में जरूर शामिल हो सकता है कि कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर सबकी सहमति जरूरी मानी जाएगी। तो ये पूरा मुद्दा कहा जा सकता है कि मामला कैबिनेट की बैठक में जब आएगा उसके बाद से पता चल पाएगा कि आखिर सरकार किस तरीके से आगे कदम बढ़ा रही है। जी बिल्कुल, और ये जो प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है इनके बारे में आपने बताया कि कई सारे प्रस्ताव, हालांकि वो तो बैठक के बाद ज़्यादा साफ हो पाएगा कि क्या कुछ प्रस्ताव रहे हैं, लेकिन अभी अगर कहें बैठक से पहले किस तरह की सुगबुगाहट बाहर देखने को मिल रही है? देखिए, पिछले दिनों काफी हलचल मची हुई थी राज्य सरकार में और राज्य सरकार कहीं न कहीं कुछ मुद्दों को लेकर, जैसे किसानों को लेकर माना जा रहा था कि सुखाड़ की स्थिति बनेगी तब किसानों को कैसे राहत दी जा सकेगी। और इसके साथ साथ जो मुद्दे थे खास करके, क्योंकि राजनीतिक हलचल के बीच ये कहा जा रहा था कि सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकेगा। कई योजनाएं थी जिसको लेकर आगे बढ़ने की बात कही जा रही थी, खास करके युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, और साथ साथ जो नीतियां बनाई है हाल के दिनों में सरकार की तरफ से उसको किस तरीके से असली जामा पहनाया जा सकेगा। बिल्कुल राकेश, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात कही कि अभी जो पिछले दिनों जो राजनीति चल रही थी उसको ध्यान में रखते हुए बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी और प्रस्ताव पर मुहर भी लग सकती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सीधा रुख करेंगे गुजरात का, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं और रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं।
सीधे दृश्य आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का भावनगर में काफिला और प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए लोग दोनों तरफ से पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री के काफिले पर की जा रही है। लोग प्रधानमंत्री की झलक पाते ही खुशी से झूम रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और इसके साथ ही प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। जो गुजरात की विकास यात्रा है, जो वहाँ के लोगों के सपनों की आकांक्षाओं की पूर्ति हुई है, महिलाएं वहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं और महिलाओं के विकास के लिए वहाँ पर जो काम हुआ है, विशेषकर जब हम सहकारिता की बात करते हैं तो गुजरात का सहकारिता मॉडल अपने आप में बहुत कुछ कहता है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और यही देख सकते हैं जो महिलाओं के लिए वहाँ पर काम हुआ है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, बड़ी संख्या में महिलाएं वहाँ पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए। इसके साथ ही गुजरात में जो आधारभूत ढांचे का विकास हुआ है उसमें जो सरकार की भूमिका रही है, प्रधानमंत्री की भूमिका रही है और उसके साथ ही जो वहाँ पर लोगों का समन्वय रहा है, ये भी अपने आप में एक बेहद बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है जब बात करते हैं लोक कल्याण की योजनाओं के और उनके ज़मीनी हकीकत में तब्दील होने की। और उसी का परिणाम आप देख सकते हैं, जो जोश और जज्बे के स्वर यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री के आगमन पर, प्रधानमंत्री के वहाँ पर दौरे पर, प्रधानमंत्री के स्वागत में जो पुष्प वर्षा दिखाई दे रही है और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहाँ पर किए जा रहे हैं। ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। तो ये तस्वीरें सीधा हमने आपको गुजरात से दिखाई, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे हैं और तमाम हुजूम जो लोगों का उमड़ा हुआ है वो देखने लायक था। प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरीके से प्यार लोग दे रहे हैं वो देखने लायक था। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप आगे बढ़ेंगे। सदर विधायक महबूब अली का विवादित बयान सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि डाकू चंबल की घाटी में नहीं, डीएम एसडीएम के गेट पर मिलेंगे। विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने ये विवादित बयान दिया है, कहा है कि डाकू चंबल की घाटी में नहीं, डीएम एसडीएम के गेट पर मिलेंगे। ये बड़ा बयान, आपको बता दें कि सदर विधायक महबूब अली का ये विवादित बयान सामने आया है। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान ये विवादित बयान दिया है। शोषण हो रहा है, भेदभाव के आधार पर इनकी नीतियां लूटा जा रहा है पूरे प्रदेश को। अगर डाकू देख रहे हो तो चंबल
लालघाटी जाने की जरूरत नहीं। थाने के गेट पर, तहसील के गेट पर, डीएम के गेट पर, एसडीएम के गेट पर आपको डाकू दिख जाएगा। इसलिए साथियों, आज मेरा अनुरोध कि आज ऐसे वक्त में आप यहां इकट्ठा है जब शहीद भगत सिंह, यानी जिसने यह देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूले, हम गर्व करते हैं उन माओं को जिन्होंने आजादी के फंदे पर आज यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक आपको बता दें कि देवरिया दौरे पर पहुंचे हैं और देवरिया पहुंचने के बाद ब्रिजेश पाठक ने कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया और आंगनबाड़ी केंद्र का भी उन्होंने उद्घाटन किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देवरिया पहुंचने के बाद की तस्वीरें हैं ये डिप्टी सीएम की। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने 6 गर्भवती महिलाओं को गोद भराई की और साथ ही साथ मासूम बच्चों का अन्नप्राशन भी डिप्टी सीएम ने कराया। और साथ ही साथ इस मौके पर ब्रिजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। पकड़िए पकड़िए सर, देखिए भैया पकड़िए पकड़िए सर, देखिए भैया लगातार वो समाज में विद्वेष फैला रहे थे और समाज में अमन चैन को डिस्टर्ब करने का प्रयास असफल कर रहे थे। हमारी सरकार ने ऐसे लोगों को बहुत पहले चिन्हित कर लिया था और लगातार धरपकड़ जारी थी। अभी 26 से अधिक स्थानों पर जो परसों एक साथ रेड हुई है तो उसमें बहुत ही आपत्तिजनक कागजात और आपत्तिजनक सामग्री मिली है, जिसके आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैन कर दिया है। ऐसे सांपों का फल पहले ही कुचल दिया जाना चाहिए था। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिवसीय दौरे पर, माफ कीजिएगा 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची हैं और अमेठी पहुंचने पर उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और साथ ही साथ अमेठी पुलिस ने स्मृति ईरानी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वृक्षारोपण भी किया अमेठी में। अमेठी दौरे के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर पहुंची, कार्यकर्ताओं ने उनको आने पर उनका जोरदार स्वागत किया है। अमेठी पुलिस ने स्मृति ईरानी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। 1 दिन के दौरे पर स्मृति ईरानी पहुंची है अमेठी, जहां पर कार्यकर्ताओं ने पहले उनका स्वागत किया, फिर पुलिस के द्वारा भी उनको सम्मानित किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश यादव ने आपको बता दें कि कई बातें कही और उन्होंने निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं अखिलेश यादव। और आपको ये भी बता दें कि 11वें राष्ट्रीय सम्मेलन में निर्वाचन अधिकारी प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने उनके निर्वाचन की घोषणा की और इस दौरान देश भर से आए डेलीगेट्स और सपा के सभी प्रदेशों के अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि ये केवल एक पद नहीं है, बल्कि मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है। आज राष्ट्र सम्मेलन आपको बताना चाहेंगे कि रामाबाई मैदान है, जहां पर हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे, वो चाहे युवजन सभा के छात्र सभा के तमाम जिलों के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंचे यहाँ पे आज, क्योंकि आज यहाँ पर राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। चाहेंगे कि मंच पर आज समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता है वो मौजूद है, अखिलेश यादव मौजूद है, तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी है वो मौजूद है। कहीं ना कहीं आज जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है उसको शामिल करने के लिए पूरी तरीके से रामगोपाल यादव को इसका नेतृत्व दिया गया है कि वो निर्वाचन का एक बहुत भूमिका निभाएंगे, जिसमें कि वो राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। इस राष्ट्रपति चुनाव कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है अपना पूरी भूमिका निभाते नजर आ रही है और साथ ही अपनी ताकत देख रही है। 2024 जिस तरह से चुनाव है इससे पहले कल राज्य सम्मेलन था, राष्ट्र सम्मेलन, तो पूरे प्रदेश लगभग 25,000 से ज्यादा वो पहुंचे रामाबाई मैदान। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ताकत वाले चुनाव में।
आगे बढ़ेंगे। पूर्व विधायक विजय मिश्रा की वाराणसी कोर्ट में पेशी हुई है और कोर्ट से पहले ही जो पेशी कोर्ट में उनकी हुई, पेशी से पहले सघन चेकिंग उनकी की गई। और आपको बता दें कि पूर्व विधायक के कैदी वाहन की तलाशी ली गई। अपर पुलिस आयुक्त राजेश पांडे के नेतृत्व में तलाशी ली गई। तलाशी के समय भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। तलाशी में कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। कोर्ट में पेश होने से पहले तलाशी ली गई, हालांकि इस दौरान कोई ऐसी सामग्री नहीं मिली जो कि आपत्तिजनक हो। पूर्व विधायक विजय मिश्रा की वाराणसी कोर्ट में पेशी से पहले तलाशी ली गई। पूर्व विधायक की तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली। राजेश पांडे जो कि अपर पुलिस आयुक्त हैं, उनके नेतृत्व में तलाशी ली गई। तलाशी के समय में भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही है। पूर्व विधायक की पेशी से पहले चेकिंग की गई और वाहन की भी चेकिंग की गई। आपको बता दें कि वाराणसी में कोर्ट में पेशी होनी थी और पेशी से पहले चेकिंग की गई ताकि ये पता लग सके कि कोई आपत्तिजनक सामान तो विधायक के पास नहीं है। पूर्व विधायक हैं ये और पूर्व विधायक के कैदी वाहन की भी तलाशी ली गई। संवाददाता अभिषेक झा हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। अभिषेक, देखिए कोर्ट में आज पेश होने गए थे और इस दौरान उनकी सघन चेकिंग भी की गई। क्या पूरा इनका मामला है और किस मामले को लेकर इनकी आज कोर्ट में पेशी हुई है? देखिए, बनारस के कैंट थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ है इनके खिलाफ। 3 साल पुराना मुकदमा है। उसी मामले में आज पेशी हुई है और इस पेशी के दौरान इनकी चेकिंग जो है बीच रास्ते, यानी कि जो गोलगड्डा कचहरी आने के रास्ते में जो गोलगड्डा रास्ता पड़ता है जगह, वहां पर इनकी सघन चेकिंग की गई है। पुलिस वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के जो पुलिस उपायुक्त राजेश पांडे, उनके नेतृत्व में बाकायदा उस गाड़ी की चेकिंग की गई। यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से पूर्व विधायक विजय मिश्रा की भी चेकिंग की गई। याद दिलाना चाहेंगे कि इससे पूर्व में मिर्जापुर जिले में भी एक सुनवाई के दौरान जब इन्होंने मीडिया से बातचीत की थी तो उसको लेकर के वहां पे 4 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई थी और वहां पे आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ था। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस बहुत पूरी तरह से मुस्तैद थी और अचानक से एक रैंडम चेकिंग अभियान चलाया गया। जिस गाड़ी चलाया जा रहा था विजय मिश्रा को, उसे गोलगड्डा इलाके में रोका गया और वहीं रोक करके जांच की गई। तो जांच में कोई भी ऐसा आपत्तिजनक चीज नहीं मिला है। लेकिन यह है कि पूर्व विधायक विजय मिश्रा जिससे बाहुबली अपने क्षेत्र से मानी जाते थे, मिर्जापुर मधुई इलाके के कई बार विधायक रहे थे, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे थे, मुलायम सिंह के बड़े करीबी थे। उस पर जो शिकंजा वो बेहद तेजी से कसता जा रहा है और अब ये आज इनकी पेशी के बाद इनको फिर वापस मैनेजमेंट भेज दिया गया है। बिल्कुल अभिषेक, और अब इनको न्यायालय में भेजा गया होगा। क्या इनकी पेशी हो गई है? क्या कुछ सामने आया है मामले को लेकर? अब जी, मामले में इनकी पेशी हो गई है और पेशी के बाद इनको वापस मैनेजमेंट के लिए भेज दिया गया है। जी, इनकी कोर्ट में पेशी होनी जो थी और आप बता रहे हैं कि पेशी हो चुकी है, पेशी में क्या कुछ सामने आया है? देखिए, ये जो मामला मैंने बताया कि 3 साल पहले जो दर्ज किया गया था कैंट थाने में, उसी मुकदमे को लेकर के है। एक लड़की ने आरोप लगाया था, एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया था। उसी मामले में आज पेशी थी इनकी। जीरा बहस चल रही है, फैसला अभी नहीं आया क्योंकि फैसले में अभी काफी वक्त है। लेकिन आज इसी मामले में इनकी पेशी होनी थी और पेशी के ठीक बाद इनको पेशी होने के बाद इनको वापस से फिर सुरक्षा में वापस मैनेजर भेज दिया गया। बिल्कुल, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि मामला जो रेप का इनके ऊपर लगाया गया है, आरोप एक लड़की ने लगाया है, मामला बहुत गंभीर है। ऐसे में अब पूरा मामला अभी विचाराधीन बताया जा रहा है ना? निश्चित रूप से मामला न्यायालय में विचाराधीन है। एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, उसमें चार्जशीट दाखिल की जा गई है और जिसके बाद न्यायालय में जो है ये मामला चल रहा है और उसी मामले में सुनवाई थी आज। जी बिल्कुल, और पेशी के दौरान ये चेकिंग जो देखने को मिल रही है, अभिषेक मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या आमतौर पर इस तरीके से चेकिंग की जाती है क्या पेशी से पहले, जिस तरीके से पूर्व विधायक की चेकिंग की गई है? निश्चित रूप से देखिए, अपराधियों के ऊपर में लगाम लगने के लिए, क्योंकि जेल से ही काफी चीजें नियंत्रित की जाती हैं और जेल से अदालत आने जाने के क्रम में बहुत ही चीजों का, जैसे मोबाइल हो गया या मोबाइल के सिम हो गए या पैसे नकद हो गए, इस तरह की कई चीजें जो है उनके समर्थक आकर के देते हैं। तो उस पर एक रोकथाम लगाने के लिए कहीं ना कहीं जो मिलने जुलने वाले रहते हैं उन पर भी नजर रखी जाती है। सुरक्षा को लेकर के ये एक प्रोटोकॉल है जिसका कड़ाई से, सख्ती से पालन किया गया है वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस द्वारा। इससे पहले भी हमने देखा था कि सोनभद्र से एक अपराधी को लाया गया था, तो उसे रामनगर, सोनभद्र बनारस का एक सीमांकन क्षेत्र है और वहां पे बाकायदा बीच हाईवे पे रोक करके चेकिंग की गई थी कुख्यात अपराधी की। उसी तर्ज पर कुछ न कुछ इनकी भी चेकिंग
की गई है, क्योंकि जेल में जिस तरीके से धड़ल्ले से मोबाइल का इस्तेमाल होता है या नगद पैसों का बिल्कुल, चलन है, तमाम जो आपराधिक मामले होते हैं उनमें जो ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो कि इन लोगों के पास नहीं होनी चाहिए, इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए और निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले की जांच की जाए, इसको लेकर ये चेकिंग की गई। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अब बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।